हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। कल जो डायग्राम आपको मैंने बताए थे, आपने डायग्राम की प्रैक्टिस की है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। डायग्राम समझ में आ गए आपको? यस मैम। कोई उसमें कंफ्यूजन हो? नो मैम। आगे का करते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग हम कर रहे हैं आज। कल हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में फर्म का इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में डिटरमिन किया था। आज हम करेंगे ग्रुप इक्विलिब्रियम के बारे में। आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में जब बहुत सारी फर्में होती हैं, उन फर्मों को इकट्ठा हम इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में बहुत सारी फर्मों को हम इंडस्ट्री के नाम से नहीं जानते। बहुत सारी फर्मों को जब मिला दिया जाए तो हम उसको ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो अब हमने ग्रुप इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। सभी फर्मों को मिलाकर जो ग्रुप बना है, उसके इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमिन किया जाता है, वो हमने पढ़ना है। ग्रुप इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि समूह संतुलन। आपको पता है, ये बात मैंने आपको बताई थी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्मों को ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो जब हम ग्रुप के इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करते हैं तो हम दो बातों को एज्यूम करके चलते हैं, यानी कि ग्रुप इक्विलिब्रियम दो एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। दो एजम्पशन कौन कौन सी हैं? पहला, हम ये मान के चलते हैं समूह की सभी फर्मों की मांग और लागत समान है, यानी कि जितनी भी फर्में हमारे ग्रुप में हैं, उनकी डिमांड और उनके प्रोडक्शन की कॉस्ट इक्वल है। हम ये मान के चलते हैं सभी फर्मों की प्रोडक्शन की कॉस्ट इक्वल है, सभी फर्मों की मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड भी इक्वल है। ग्रुप इक्विलिब्रियम इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। ग्रुप इक्विलिब्रियम की दूसरी अजम्पशन है कि कोई भी फर्म अपने निर्णय से दूसरी फर्म की कीमत उत्पादन को प्रभावित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फर्म अगर कोई डिसीजन खुद लेती है तो उसके डिसीजन से जो मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस है वो इफेक्ट नहीं होती है। मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस क्यों इफेक्ट नहीं होती है? क्योंकि हर फर्म के द्वारा मार्केट में जितना प्रोडक्ट बेचने के लिए लाया जाता है, उसकी क्वांटिटी संपूर्ण माल जो मार्केट में बिकने के लिए आया है, उसके कंपैरिजन में एक फर्म के द्वारा बेचे जाने वाले माल की क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। तो इसलिए कोई भी फर्म अपने डिसीजन से प्रोडक्ट की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया? हेलो। और ये आपका फोटो सीधी आ रही है या उल्टी आ रही है? आज उल्टी आ रही है मैम, उल्टी है। आप वही अपना मोबाइल ही उल्टा कर लो, क्योंकि मेरे यहाँ तो सीधा है। ये वाइज ऐप यूज करने से पहले तो सीधी ही रहती थी, लेकिन वाइज ऐप यूज करने पर ये पीछे से ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो यहाँ से तो मेरा सीधा ही है। कोई नहीं, आप अपना मोबाइल उल्टा कर लो। तो पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि ग्रुप इक्विलिब्रियम डिटरमिन जब हम करते हैं तो हम दो अजम्पशंस लेते हैं। दो अजम्पशन में पहली अजम्पशन मैंने बताई कि सभी फर्मों की डिमांड और कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट इक्वल मानी जाती है। दूसरी हम अजम्पशन ये लेते हैं कि कोई भी फर्म अपने डिसीजन से मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती। प्रोडक्ट की प्राइस को क्यों इफेक्ट नहीं कर सकती? क्योंकि हर फर्म जो मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लाती है, उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। जितना क्वांटिटी मार्केट में बिकने के लिए आई है, उस क्वांटिटी के कंपैरिजन में, यानी कि टोटल क्वांटिटी के कंपैरिजन में एक फर्म के द्वारा बेचे जाने वाली क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। मान लो मार्केट में 5000 टन माल बिकने के लिए आया है और एक फर्म जो माल बेच रही है वो तो केवल 5 टन ही बेच रही है। तो 5000 में एक फर्म का माल 5 टन तो बहुत ही कम है।
क्योंकि एक फर्म के द्वारा बेचे जाने वाले माल की क्वांटिटी कम होती है, इसलिए वो मार्केट में प्राइस को इफेक्ट नहीं कर पाते। अगर वो कीमत ज्यादा रख देगी तो जो बायर है वो क्या करेगा, दूसरी फर्म जो मार्केट में कम कीमत पर माल बेचती है वहां से खरीद लेंगे बायर। तो एक फर्म मार्केट की प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती। इन दो एजम्पशंस के ऊपर ग्रुप इक्विलिब्रियम बेस्ड है। तो ग्रुप इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन किया जाता है, इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं। हाँ जी, डायग्राम देखिए, हम ये डायग्राम है ग्रुप इक्विलिब्रियम का। एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पर हमने रेवेन्यू एंड कॉस्ट ली। अब हम ये कॉस्ट कर्व डाल रहे हैं, ये सीसी मैंने लिख दिया, ये है कॉस्ट कर्व, उत्पादन की लागत, ठीक है। अब उसके बाद एक मैंने डाला, ये मैंने डाली है डिमांड लाइन, मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड, ये मैंने डिमांड लाइन डाली। हाँ जी, देख रहे हैं ना ध्यान से। हाँ जी, अब देखिए आपने क्या देखना है, ये जो कॉस्ट कर्व है और ये जो डिमांड लाइन है, इनका गैप सबसे ज्यादा कहां पर है, डायग्राम में देखो गैप सबसे ज्यादा कहां है। मुझे सबसे ज्यादा गैप यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर गैप कम होता जा रहा है, इसके नीचे भी गैप कम होता जा रहा है। ये यहाँ पर गैप, जो कॉस्ट लाइन है और डिमांड लाइन का गैप सबसे ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। जहां ये सबसे ज्यादा गैप है ना, यहाँ से आपने क्या करना है, लाइन सीधी डाल देनी है वाई एक्सिस पर, और यहीं से लाइन आपने नीचे डाल देनी है आउटपुट वाली साइड, यानी कि ओ क्यू। हमें ये पता चला कि ओ क्यू क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है और ओ उसकी ओपी प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट आ रही है और कितनी डिमांड है। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ओपी तो प्राइस है, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, ओपी प्राइस के ऊपर ओ क्यू क्वांटिटी डिमांडेड है। ये लाइन डिमांड को यहाँ टच कर रही है, ठीक है, मान लो इसका नाम हमने ए दे दिया। ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, क्योंकि ये लाइन यहाँ टच कर रही है, ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, मार्केट में प्राइस कितनी है, ओपी है, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर गैप ज्यादा है, कॉस्ट और रेवेन्यू का गैप इसमें ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि क्योंकि कॉस्ट और डिमांड या प्राइस का गैप ज्यादा है, तो इसका मतलब है जो फर्में हैं वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त कर रही हैं, क्योंकि गैप सबसे ज्यादा है ना। इसका मतलब है कि फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कैसे असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, ओपी कीमत मिल रही है, ओ क्यू क्वांटिटी है, और इस ओ क्यू क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी है। आप ये देखो, ये लाइन कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। कॉस्ट तो इतनी है, इसका नाम मान लो मैंने एन दे दिया, ठीक है। ओ क्यू क्वांटिटी की कॉस्ट है एन ए पी, इसका नाम मान लो मैंने बी दे दिया। कॉस्ट तो इसकी एन ए पी बी है। समझ आ रही है बात की नहीं, या सॉरी, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इसकी है, सॉरी, ओ क्यू एन बी, कॉस्ट इतनी है, ओ क्यू एन बी कॉस्ट है, लेकिन कीमत कितनी मिल रही है, कीमत मिल रही है ओ क्यू ए पी, ओ क्यू ए पी इतनी कीमत मिल रही है, या ओपी कीमत कह दो। हेलो, हाँ जी, समझ में आ रहा है। यस मैम। Yes, हाँ ma'am. जी, देखो मैंने आपको बताया है कि कॉस्ट कितनी है, ओ क्यू, ये देखो ओ क्यू कॉस्ट यहाँ है ना, ओ क्यू एन बी ये कॉस्ट है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ओ बी कॉस्ट है, ओ बी कॉस्ट कह दो, या पूरा कहो तो ओ क्यू एन बी कॉस्ट है। लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में बिक कितने का रहा है, ओ क्यू ए पी या ओ पी कह सकते हो, इतने में बिक रहा है, यानी कि प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट कम है। प्राइस कॉस्ट से कितनी ज्यादा है, ये इतनी ज्यादा है जितनी मैंने लाइन डाली, इतनी ज्यादा प्राइस है, तो इसका मतलब है कि फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। ओ क्यू प्रोडक्शन मार्केट में बेचने पर फर्मों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं। इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से प्रभावित होकर, अट्रैक्ट होकर और फर्में भी मार्केट में आएंगी, और फर्में मार्केट में आएंगी, वो भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगी, ठीक है। जब और फर्में मार्केट में आएंगी, वो भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगी, तो जो सभी फर्मों की बिक्री है वो कई कस्टमर्स में, कई कई लोगों के बीच में, कई कस्टमर्स के बीच में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब हर सेलर का प्रोडक्ट पहले से कम बिकेगा,
क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारी फर्में आ गई, उन्होंने भी उत्पादन करना शुरू कर दिया, तो डिमांड लाइन हमारी क्या चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। हर सेलर का प्रोडक्ट अब पहले से कम बिकेगा, बहुत सारी फर्में आ गई ना, तो हर सेलर का प्रोडक्ट अब पहले से कम बिकेगा, क्योंकि अब जो कस्टमर है वो डिवाइड हो जाएंगे, कई सेलर्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो हमारी डिमांड लाइन डीडी है ना, ये नीचे की तरफ आ जाएगी। हर सेलर का प्रोडक्ट पहले से कम बिकेगा, और कम बिककर वो कहाँ पर जाएगा, जहां पर हमने ये डिमांड लाइन जो डाली है, इस तरीके से डालनी है कि नई डिमांड लाइन इस कॉस्ट कर्व को कट करे, जहां पर ये टच करे। मान लो जैसे ये कॉस्ट कर्व को टच करता हुआ हम क्या करेंगे, एक नई डिमांड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस कॉस्ट कर्व को टच करती हुई हम एक नई डिमांड लाइन डाल देंगे, ये DD1 डिमांड लाइन हो गई। इस कॉस्ट कर्व को टच करती हुई आपने डिमांड लाइन डाली, इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत सारी, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी फर्में आ गई, और जब मार्केट में बहुत सारी फर्में आई तो उसका रिजल्ट ये निकला है कि अब हर प्रोड्यूसर का माल मार्केट में पहले से कम बिक रहा है, ठीक है। और अब जो प्रोड्यूसर को पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे थे, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिमांड लाइन इस कॉस्ट कर्व को टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है, जहां ये डिमांड लाइन इस कॉस्ट कर्व को टच कर रही है, यहाँ से फिर नीचे लाइन आप डाल, पहले OQ प्रोडक्शन हो रहा था, अब OQ1 प्रोडक्शन होगा, ठीक है। OQ1 प्रोडक्शन होगा और कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम होकर OP से कम होकर कीमत OP1 हो जाएगी। OQ1 प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन पहले से कम हो जाएगा और कीमत भी पहले से कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर से फर्मों को नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना प्राइस है, अब आप देखो जितना प्राइस है OP1 प्राइस है, और कीमत भी OP1 ही, क्योंकि ये लाइन कॉस्ट को भी तो यही टच कर रही है। फर्मों को वस्तु की उतनी ही कीमत मिल रही है जितनी कॉस्ट है, एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, इसी को तो नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो प्राइस भी कम हो जाएगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। इस तरह से हम ग्रुप का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हम दोबारा तो ग्रुप इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है। मैम एक बार दोबारा बता दो। मैम एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बताऊं? यस मैम, समझ में आ गया। मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको नहीं समझ में आया। मैंने क्या बनाया है, मैं इसके बैक पे कर रही हूँ। मैंने क्या बनाया है, ये देखिए, एक्स एक्सिस पर आउटपुट है, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये रेवेन्यू एंड कॉस्ट है। मैंने आपको बताया ये कॉस्ट कर्व है, CC कॉस्ट कर्व है, और इसके ऊपर एक मैंने डिमांड लाइन डाल दी है, DD डिमांड लाइन डाल दी है। अब आप देखो इस कॉस्ट लाइन और कॉस्ट कर्व और डिमांड लाइन का गैप कहाँ सबसे ज्यादा है, आप सेंटर वाला पॉइंट लो, ये ज्यादा है। इसके बीच आगे लो तो ये देखो गैप कम होता जा रहा है, नीचे से भी लो तो गैप कम होता जा रहा है, यानी कि यहाँ गैप सबसे ज्यादा, यहाँ गैप सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से लाइन आपने क्या करना है, प्राइस की तरफ डाल देनी है और नीचे की तरफ डाल देनी है। OQ क्वांटिटी हो गई, OP प्राइस हो गई। ऐसी सिचुएशन में फर्मों को, जितनी भी फर्में हैं, यानी कि जो ग्रुप है, ग्रुप को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये कॉस्ट और डिमांड का डिफरेंस मैक्सिमम है। कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, देखो OQ प्रोडक्शन करने पर कॉस्ट कितनी आती है, ये लाइन कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। हाँ जी, समझ आ रहा है? यस मैम। यहाँ कट कर रही है, तो OQ प्रोडक्शन करने की कॉस्ट कितनी है, OQ यहाँ कट कर रही है, A यहीं से नीचे आगे डाल दिया B, OQAB ये कॉस्ट है OQ प्रोडक्शन करने की। अब आप देखो इस OQ प्रोडक्शन को बेचने पर प्राइस क्या मिल रहा है, आप देखो OQ, ये डिमांड जहाँ, ये लाइन डिमांड को जहाँ टच कर रही है, A इसका नाम मान लो मैंने C दे दिया, OQCP OP प्राइस मिल रही है, या OQCP कह सकते हो। OQ प्रोडक्ट को बेचने पर प्राइस मिल रही है OQCP, लेकिन उसकी कॉस्ट है OQAB, कॉस्ट से प्राइस ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, इसका मतलब कितना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है।
फर्मों को इतना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। अब अगर फर्मों को या समूह को, ग्रुप ऑफ फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा तो और फर्में भी मार्केट में आएंगी, वो भी चाहेंगी कि उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, और फर्में मार्केट में आएंगी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगी, मार्केट में लेकर आएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी प्रोडक्ट की। हाँ जी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। यस मैम। बहुत सारी फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए मार्केट में आ गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो वस्तु की कीमत फिर से कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखो हम क्या करने हैं कि और हर फर्म को पहले से कम कीमत मिलेगी और हर फर्म का मार्केट में माल पहले से कम बिकेगा, क्योंकि माल बेचने वाले सेलर तो मार्केट में बहुत सारे हो गए। तो बायर, जो जितने भी बायर मार्केट में है वो सभी सेलर के बीच में डिवाइड हो जाएंगे, तो हर सेलर के पास बायर का नंबर भी कम हो जाएगा, क्योंकि बायर तो बहुत सारे सेलर के पास जाएंगे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और हर सेलर का प्रोडक्ट मार्केट में पहले के कंपैरिजन में कम बिकेगा। ठीक है, तो कम बिकेगा तो ये डिमांड लाइन हमारी पीछे की तरफ आ जाएगी, और डिमांड लाइन जो नई डालनी है वो किस तरीके से डालनी है कि वो इस कॉस्ट को कट करे, इसको टच करे, इसको टच करता हुआ डालना है डिमांड लाइन। इसको टच करती हुई मैंने ये डिमांड लाइन डाल दी, ये डिमांड, इसको टच करता हुआ डिमांड लाइन मैंने डाल दी। ये डिमांड लाइन नई जो DD1 डिमांड लाइन है, ये हमें ये बता रही है कि अब हर सेलर का प्रोडक्ट पहले से कम क्वांटिटी में बिकेगा, क्योंकि मार्केट में सेलर बहुत सारे आ गए, बायर तो उतने ही है, सेलर बहुत सारे आ गए, तो वो जो बायर है ना कई सेलर में डिवाइड हो जाएंगे, हर सेलर का प्रोडक्ट मार्केट में कंपैरेटिवली कम बिकेगा। ठीक है, अब ये नई डिमांड लाइन इस कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। ठीक है, यहाँ से लाइन आपने वाई एक्सिस की तरफ डाल दी और नीचे भी डाल दी। हर सेलर की क्वांटिटी कम बिकेगी, पहले OQ क्वांटिटी बिकती थी, अब OQ1 क्वांटिटी, हर सेलर की क्वांटिटी कम बिकेगी। ये लाइन आप देखो कॉस्ट को कहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है, यहाँ से लाइन यहाँ डाल दी, तो पहले प्राइस OP मिल रही थी, अब OP1 मिलेगी, पहले से प्राइस भी कम हो गई और क्वांटिटी भी पहले से कम बिकेगी। और सभी फर्मों को, ग्रुप में जितनी भी फर्में हैं सभी को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जितनी प्राइस है, OQ1 क्वांटिटी की प्राइस कितनी है, OP1, OQ1 क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट भी तो इतनी ही है, यही तो डिमांड कॉस्ट को टच कर रही है, तो OQ1 क्वांटिटी की प्राइस भी इतनी है और कॉस्ट भी इतनी है। जब प्राइस और कॉस्ट दोनों बराबर होती है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अब ग्रुप की जितनी फर्में हैं उन सबको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, कोई भी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं प्राप्त कर सकेगी। ये मैंने आपको समझाया। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बनाकर देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले एक बार समझो, उसके बाद आप किताब बंद करो, किताब बंद करने के बाद आप उसको बनाओ। अगर आप ठीक बना पा रहे हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, अगर आप ठीक नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब दोबारा से डायग्राम देखो और फिर समझ के फिर दोबारा बनाओ। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे कोई दिक्कत ही नहीं, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम के पास तो हमारे पास टाइम कम हो जाता है, समझना प्रैक्टिस करना अभी अभी ही आप ये काम कर सकते हो, बाद में ये काम नहीं होगा। डायग्राम वाले क्वेश्चन एग्जाम में करोगे नंबर ज्यादा आएंगे, बिना डायग्राम का क्वेश्चन करोगे नंबर कम आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, डायग्राम जो भी बनते हैं ना लॉजिक से बनते हैं, आपको लॉजिक याद रखना है कि कौन सी लाइन पहले डालनी है, कौन सी बाद में डालनी है। जिस सीक्वेंस में मैं डायग्राम बना रही हूँ, जो लाइन में मैं पहले डाल रही हूँ, आपने वैसे ही डायग्राम बनाना है। इसको आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये हमने पढ़ा, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गैर कीमत प्रतियोगिता, यानी कि नॉन प्राइस कंपटीशन। ये गैर कीमत प्रतियोगिता या नॉन प्राइस कंपटीशन होता क्या है, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इसको आप नोट भी करते जाओ, और मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कल फिर मैं नहीं लिख पाई, मैं आपको आज लिख के भेजूंगी। तो गैर कीमत प्रतियोगिता 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर सेलर दूसरे सेलर के साथ compete करता है, और compete करने के लिए
वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम नहीं करता है। compete करने के लिए वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम किए बिना ही वो अपनी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने की कोशिश करता है। जब सेलर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम किए बिना ही अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, अपनी सेल को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको गैर कीमत प्रतियोगिता यानी कि नॉन प्राइस कंपटीशन कहते हैं। अब कैसे ए सेलर बिना कीमत को कम किए अपनी सेल को बढ़ाने की कोशिश करता है? जैसे सेलर क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काफी एक्सपेंडिचर करता है और क्या करता है, एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे दिया, एक के साथ 2 प्रोडक्ट फ्री दे दिए, ठीक है? तो इस तरह से वो कम्पीट करता है और लोगों को अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए अट्रैक्ट करता है। लोग फ्री के चक्कर में प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। हो सकता है वो पहले प्रोडक्ट को ना खरीद रहे हों, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, 2 फ्री मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो सेलर क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काफ़ी खर्चा करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है कि वो फ्री में दे रहा है, एक के साथ एक फ्री में दे रहा है, 2 फ्री में दे रहा है। बायर उससे अट्रैक्ट होकर उसके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लेकिन याद रखो, एक्चुअल में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। सेलर उस वस्तु की कीमत जो वो फ्री में दे रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेता है। ठीक है? चाहे वो उसकी क्वालिटी में थोड़ा-सा फ़र्क कर दे, चाहे उसके क्वांटिटी में थोड़ा-सा फ़र्क कर दे, जितना उसका वेट है, उसके वेट को थोड़ा कम कर दे, क्योंकि लोग वेट तो चेक करते नहीं, कि वेट उतना है कि नहीं है। तो किसी न किसी तरीके से वो प्राइस को रिकवर कर लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब सेलर वस्तु की कीमत को कम किए बिना अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाता है, उसको नॉन प्राइस कंपटीशन कहते हैं और वो अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए एक के साथ एक फ्री करता है या एक के साथ 2 फ्री करके अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये नॉन प्राइस कंपटीशन। हाँ जी, समझ में आ गया? हेलो? यस मैम। ये यस 2 नंबर मैम। के लिए आप ये 2 नंबर के लिए अच्छे से याद करना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट ओके मैम। हेडिंग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागत। सेलिंग कॉस्ट भी 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। विक्रय लागत सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए जो जो प्रोड्यूसर है, जो भी अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए खर्चा करता है, उसको सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। सेलिंग कॉस्ट का एक्सपेंडिचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में सबसे ज्यादा होता है। ना तो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में सेलिंग कॉस्ट का एक्सपेंडिचर होता है और ना ही मोनोपोली की सिचुएशन में इतना एक्सपेंडिचर होता है। मोनोपोली की सिचुएशन में जो मोनोपोलिस्ट है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट का एक्सपेंडिचर करता तो है, लेकिन सिर्फ बायर्स को अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए सेलिंग कॉस्ट का कुछ एक्सपेंडिचर करता है, बहुत ज्यादा नहीं करता है। एक बार उसने बायर को इन्फॉर्म कर दिया कि वो मार्केट में ये प्रोडक्ट लेकर आया है, उसके बाद वो ज्यादा खर्चा नहीं करता है। परफेक्ट कंपटीशन में तो सेलिंग कॉस्ट का एक्सपेंडिचर कोई भी विक्रेता करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हर प्रोड्यूसर को प्रोडक्ट की कीमत वही मिलनी होती है जो कि एक इंडस्ट्री ने फिक्स कर दी। उससे ज्यादा कीमत तो उसको मिलनी नहीं होती है। ठीक है? इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करके अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट की प्राइस तो सेम ही मिल रही है। तो सेलिंग कॉस्ट का जो एक्सपेंडिचर होता है, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में होता है। ठीक है? और सेलिंग कॉस्ट का एक्सपेंडिचर करके जो जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में लोगों को बताता है कि वो कौन-सा प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, उस प्रोडक्ट को किन-किन कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता है, उसके यूजेस के बारे में लोगों को बताता है, ताकि उसके प्रोडक्ट की सेल बढ़े। ठीक है? और बिक्री को बढ़ाने के लिए वो सेलिंग कॉस्ट का एक्सपेंडिचर किस तरीके से करता है? अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए वो सेलिंग कॉस्ट का एक्सपेंडिचर करने के लिए कई तरीके अपनाता है। कैसे करता है? अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करता है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करता है। एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देता है, टीवी में देता है, और रेडियो पे देता है, थिएटर में देता है और शोरूम अपने खोलता है, लोगों को फ्री में गिफ्ट देता है, फ्री सैंपल देता है। ये भी तो सेलिंग कॉस्ट का ही पार्ट है। जब फ्री सैंपल दिए जाते हैं, ये भी सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है?
फ्री में गिफ्ट दिए जाते हैं, ये भी सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागत है। ठीक है, सेल्समैन अपॉइंट करता है, उसको कमीशन देता है, ये सारे खर्चे विक्रेता करता है। इन सबको सेलिंग कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। फ्री गिफ्ट देना, शोरूम खोलना, एडवर्टीजमेंट जगह जगह देना, पोस्टर लगाना, सेल्समैन को कमीशन देना ताकि वो उसकी बिक्री के लिए लोगों के पास जाए, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे, डोर टू डोर वो विजिट करता है सेलमैन, ये सारा सेलिंग कॉस्ट कहलाती है। हाँ जी, पता चला सेलिंग कॉस्ट होती क्या है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. एक प्रोड्यूसर, मोनोपोलिस्ट, अपने प्रोडक्ट की ज्यादा बिक्री करने के लिए जो विज्ञापन के ऊपर खर्चा करता है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करता है, वो सेलिंग कॉस्ट कहलाती है। सेलिंग कॉस्ट को डिफाइन चैम्बरलेन ने किया है। चैम्बरलेन ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है? विक्रय लागत वह लागत है जो किसी वस्तु की मांग वक्र की शक्ल को परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लगाई जाती है। Selling costs are costs incurred in order to alter the position or shape of demand curve for product. इसका मतलब क्या है कि सेलिंग कॉस्ट क्या कॉस्ट होती है? वो कॉस्ट जो डिमांड कर्व की शेप को चेंज करती है। डिमांड कर्व की शेप को चेंज करने का मतलब ये है, डिमांड कर्व की शेप को चेंज करने का ये मतलब है कि डिमांड को बढ़ाती है। तो जो कॉस्ट एक प्रोड्यूसर खर्च करता है और जिससे उसकी डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, उसी को विक्रय लागत के नाम से जाना जाता है। ये चैम्बरलिन ने सेलिंग कॉस्ट की डेफिनेशन दी है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो सेलिंग कॉस्ट है ये किस assumptions के ऊपर बेस्ड है। सेलिंग कॉस्ट दो assumptions के ऊपर बेस्ड है। दो assumption कौन कौन सी हैं? सेलिंग कॉस्ट की पहली assumption है कि क्रेताओं की मांग और रुचि में परिवर्तन किया जा सकता है। We can change the demand and taste of buyers. हम बायर के डिमांड को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी टेस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। डिमांड को कैसे चेंज कर सकते हैं, टेस्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। क्योंकि पहले तो हम अगर एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं तो लोगों को हो सकता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही ना हो। हम एडवर्टीजमेंट करके लोगों को अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, उसके यूजेस के बारे में बताते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। तो धीरे धीरे जब लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उनकी प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करने से लोग अट्रैक्ट होते हैं और जिस चीज की डिमांड वो पहले नहीं कर रहे हैं अब उसकी डिमांड करनी शुरू कर देते हैं। इससे सेलर के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो जाती है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सेलिंग कॉस्ट का एक्सपेंडिचर करने से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बदलेगी। अगर लोगों का किसी हमारे प्रोडक्ट में पहले इंटरेस्ट नहीं था, अब वो इंटरेस्ट डेवलप होगा, अब वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सेलिंग कॉस्ट का ये इफेक्ट पड़ेगा, विज्ञापन के ऊपर खर्चा करने से ऐसा होगा, डिमांड बढ़ेगी। दूसरी एजम्पशन हम ये लेते हैं कि क्रेताओं को वस्तु की विभिन्न किस्मों की जानकारी नहीं है। यानी कि हम इस बात को भी एज्यूम करके चलते हैं कि बायर्स आर इग्नोरेंट अबाउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। बायर्स को प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस की जानकारी ही नहीं है। हम एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्रयोग किन किन कामों के लिए किया जा सकता है, इस प्रोडक्ट को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट है। हम ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने बायर को समझाते हैं। अभी बायर इग्नोरेंट है, उसको नहीं पता इसके क्या, इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है, क्या यूजेस। हम उसके नॉलेज को बढ़ाते हैं, उसकी इग्नोरेंस को खत्म करते हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा करते हैं। तो ये जो सेलिंग कॉस्ट पर एक्सपेंडिचर किया जाता है, इस दो एजम्पशंस को लेकर एक्सपेंडिचर सेलिंग कॉस्ट का किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? 2 नंबर के लिए अलग से पूछा जा सकता है, सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या अंतर होता है? इसमें डिफरेंस का पहला पॉइंट, जो सेलिंग कॉस्ट है यानी कि विक्रय लागत है, ये क्या करती है? ये उपभोक्ता की रुचि, टेस्ट को बदलती है। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट की पहले डिमांड नहीं हो रही, हम सेलिंग कॉस्ट पे एक्सपेंडिचर करते हैं, तो हो सकता है कि कंज्यूमर का हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ जाए, वो खरीद ले। तो जो सेलिंग कॉस्ट है वो प्रोड्यूसर्स, सेलिंग कॉस्ट है वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बनाती है, उसके टेस्ट को बदलती है, उसका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करती है। लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ये तो वस्तु को प्रयोग योग्य बनाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं,
वस्तु को प्रयोग योग्य बनाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई लकड़ी पड़ी है, लकड़ी का ऐसे तो कोई यूज है नहीं, हमने उस लकड़ी से जब फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर बनाने के लिए हमने क्या किया, जो हमने कारपेंटर बुलाया, कारपेंटर को कहा कि इससे फर्नीचर बना दो, लकड़ी हमारे पास पड़ी हुई थी, उसको जो जो फर्नीचर बनाने के लिए कील या फेविकॉल या और कुछ चीज चाहिए थी वो भी हमने उसको दे दी। तो वो लकड़ी का अब क्या होने लग गया, पहले बेकार पड़ी थी, यूज नहीं हो रहा था, अब उस लकड़ी का प्रयोग होने लग गया। तो हमने लकड़ी से फर्नीचर बनाने के लिए जो भी खर्चा किया, लेबर कॉस्ट हमने पे की, और हमने जो कील या हमने जो फेविकॉल वगैरह चीजें छोटी छोटी खरीदी, ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो क्या करती है, वस्तु को प्रयोग योग्य बनाती है। जैसे अब लकड़ी का प्रयोग योग्य, लकड़ी प्रयोग योग्य हो गई, लकड़ी से फर्नीचर बन गया, वो हम प्रयोग करने लगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो वस्तु को प्रयोग के योग्य बनाती है। लेकिन जो सेलिंग कॉस्ट होती है ये कंज्यूमर के टेस्ट को बदलती है, कंज्यूमर का प्रोडक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करती है। ये पहला डिफरेंस का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो वस्तु को बनाने और कस्टमर तक पहुंचाने का जो भी खर्चा है, उस वो सभी खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। जैसे फर्नीचर बना, फर्नीचर को फर्नीचर तो वर्कशॉप में बना, फर्नीचर को बनाने का जो भी खर्चा आया, लकड़ी लगी, लेबर कॉस्ट लगी, और जो भी खर्चा आया, और फिर उसको मार्केट तक लाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा हुआ, जैसे कैरिज का खर्चा हुआ, वो सारा का सारा खर्चा हम प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन जो विक्रय लागत होती है, सेलिंग कॉस्ट होती है, उसमें कौन सा खर्चा होता है, वो खर्चा जो हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर करते हैं, वो विक्रय लागत है। एडवर्टीजमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, न्यूज़पेपर पे कर रहे हैं, टीवी पे कर रहे हैं, थिएटर में कर रहे हैं, पोस्टर लगा के कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से कर रहे हैं। तो सेलिंग कॉस्ट में तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट में प्रोडक्ट को बनाने और उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक जो भी हमारा कैरिज का खर्चा आया है, उसको हम प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तीसरा हमारा डिफरेंस आता है विक्रय लागत, यानी कि सेलिंग कॉस्ट वस्तु की मांग बढ़ाती है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करती है, क्योंकि विज्ञापन के ऊपर हमने खर्चा किया। एडवर्टीजमेंट जब लोग देखते हैं, चाहे वो टीवी के ऊपर देखें, टीवी पर देखें, थिएटर में देखें, पोस्टर जगह जगह लगे देखें, तो इससे क्या होता है कि लोग हमारे एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट होकर प्रोडक्ट की डिमांड और भी ज्यादा करने लग जाती है। तो ये जो सेलिंग कॉस्ट है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाती है। लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, ये क्या करती है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो सप्लाई बढ़ाती है, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे सप्लाई तो बढ़ेगी। तो ये सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में डिफरेंस के पॉइंट थे, कंप्लीट हुआ। हाँ जी, ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. Yes, दो ma'am. नंबर दो नंबर के लिए सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट का अलग से भी पूछा जा सकता है। दो नंबर के लिए सेलिंग कॉस्ट भी पूछी जा सकती है, और उसका बीच का ये अलग से पार्ट भी आपने डिफरेंस का याद करना है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग कर रहे हैं, शेप ऑफ एवरेज सेलिंग कॉस्ट। एवरेज सेलिंग कॉस्ट, औसत विक्रय लागत की शेप कैसे है? एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया, वाई एक्सिस पर हमने लिया सेलिंग कॉस्ट। एवरेज सेलिंग कॉस्ट की शेप यू शेप होती है, ये है एवरेज सेलिंग कॉस्ट। इस चैप्टर के शुरू में भी मैंने आपको बताया था, जितने भी कॉस्ट है, जैसे हमारा एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट है, ये सब यू शेप की होती है। इस चैप्टर के शुरू में भी बताया था, एवरेज सेलिंग कॉस्ट यू शेप की होती है। यू शेप की है, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि शुरू में जब हम एडवर्टीजमेंट का, मान लो ये सेलिंग कॉस्ट है ना वाई एक्सिस पे, एडवर्टीजमेंट के ऊपर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, हमने अभी इतना प्रोडक्शन किया, एडवर्टीजमेंट के ऊपर इतना खर्चा किया। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा हमारा कम होता जा रहा है। देखो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम होता जाता है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम हो रहा है। ये बीच में एडवर्टीजमेंट का खर्चा हमारा मिनिमम। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है, ये बीच का पॉइंट हो गया। एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, फिर हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ना, एवरेज सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट बढ़नी शुरू हो जाती है। एक पॉइंट तक एवरेज सेलिंग कॉस्ट कम होती है, ठीक है, यहाँ ऊपर से लिया, धीरे धीरे ये एवरेज सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है। इसके बाद क्योंकि ये ऊपर चला गया,
तो इसका मतलब है इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं एवरेज सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती जाती है। तो ये यू शेप में होता है एवरेज सेलिंग कॉस्ट। शुरू में एवरेज सेलिंग कॉस्ट कम होती जाती है पर यूनिट, और उसके बाद धीरे धीरे एवरेज सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट हमारी बढ़ती जाती है। ये हमें पता चला इसकी शेप के बारे में। अब इसमें हम लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे। इसमें हमने लास्ट हेडिंग पढ़ना है सेलिंग कॉस्ट एंड फर्म इक्विलिब्रियम, विक्रय लागत एवं फर्म का संतुलन। सेलिंग कॉस्ट और फर्म के इक्विलिब्रियम को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसके लिए मैं डायग्राम से इसको समझा रही हूँ कि फर्म के इक्विलिब्रियम और सेलिंग कॉस्ट को किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया है, वाई एक्सिस पर हमने लिया है कॉस्ट एंड प्राइस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये शुरू में जैसे मैंने आपको एवरेज सेलिंग कॉस्ट बताया ऐसे यू शेप में होता है। शुरू में ये हमारा है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। अभी एवरेज सेलिंग कॉस्ट नहीं, अभी हमने एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा नहीं किया, ये एवरेज कॉस्ट प्राइस है। और ये हम ले रहे हैं शुरू में डिमांड। एवरेज रेवेन्यू को आपको मैंने बताया था डिमांड भी बोलते हैं। ये हमारी लाइन डिमांड लाइन है, ये हमारी कॉस्ट है, ठीक है। और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में कितनी है, मान लो प्रोडक्ट की प्राइस, ये मान के चलते हैं, मान लो प्रोडक्ट की प्राइस ओपी है, ये ओपी प्राइस इस डिमांड को यहाँ कट कर रही है, नीचे यहाँ से आपने नीचे लाइन डाल दी। ओ क्यू क्वांटिटी मार्केट में बिक रही है, ओपी प्राइस के ऊपर बिक रही है, ठीक है। ओ क्यू क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी है, ये लाइन कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, ये कॉस्ट है ना एवरेज कॉस्ट, ये लाइन इस कॉस्ट को यहाँ कट कर रही है, इसका नाम मान लो हमने सी दे दिया, ठीक है। यहाँ से लाइन आपने यहाँ डाल दी, ठीक है। वस्तु की कीमत, प्रोडक्ट का प्राइस ओपी मिल रहा है और कॉस्ट उसकी कितनी है, कॉस्ट इसकी हम कह सकते हैं ओ क्यू सी एम, ये ओ क्यू सी एम इसकी कॉस्ट है, प्राइस ओपी कह दो या ओ क्यू, ये एम यहाँ लिखा तो इसको एन कर दो, ओ क्यू एन पी, ओ क्यू एन पी प्राइस मिल रहा है, कॉस्ट है ओ क्यू सी एम, यानी कि कॉस्ट कम है प्राइस ज्यादा है, तो प्राइस कॉस्ट से कितनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, इतना क्या होगा, प्रोड्यूसर को फायदा होगा। अभी ओपी प्राइस पर ओ क्यू क्वांटिटी बिक रही है और प्रोड्यूसर को एम सी एन पी इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब अब प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि उसके प्रॉफिट और बढ़े। प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेलिंग कॉस्ट एंड फर्म इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर को अभी इतने प्रॉफिट मिल रहे हैं एमसीएनपी, वो प्रॉफिट और चाहेगा, और प्रॉफिट चाहने के लिए वो क्या करेगा, वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा और करेगा, ठीक है। खर्चा करेगा तो ये जो एवरेज कॉस्ट है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब ये आ गया हमारा एवरेज कॉस्ट एस लिख दिया कि उसने अब सेलिंग का खर्चा भी करना शुरू कर दिया, एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी खर्चा करना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसको अब उसको वस्तु की कीमत कितनी मिल रही है मार्केट में। अब हम ये मान के चलते हैं कि उसको मार्केट में वस्तु की जो कीमत मिल रही है, मान लो वस्तु की कीमत, ये मान के चलते हैं, मान लो OP1 कीमत मिल रही है, OP1 कीमत मिल रही है, ठीक है। तो ये कॉस्ट को यहाँ कट कर रहा है, यहाँ से लाइन आपने नीचे डाल दी, ठीक है। अब प्रोड्यूसर OQ1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। OQ1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा तो OQ1, ये लाइन हमें कहाँ डालनी थी, ऊपर डालनी थी, यानी इसको ऊपर डालते हैं। प्राइस इससे इस लाइन से थोड़ी ऊपर डाल दी, OP1 प्राइस, ये हमारा हो गया OP1 प्राइस। ये जो आपने एवरेज कॉस्ट सेलिंग डाली है ना, इससे ऊपर ये OP1 प्राइस हो गई, ठीक है। OQ1 क्वांटिटी हो गई। अब आप देखो OQ1 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है, ये लाइन कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, ठीक है। इसको यहाँ डाल दिए, कॉस्ट तो आ रही है OQ1, इसका नाम दे दिया R और इसका नाम दे दिया S, OQ1 RS कॉस्ट है। और यही प्रोडक्ट OQ1 प्रोडक्ट मार्केट में कितने में बिक रहा है, OQ1, इसका नाम दे दिया T और P। तो फिर अब प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है, कॉस्ट कम है और प्राइस ज्यादा मिल रहा है, SRTP इतना उसको ज्यादा मिल रहा है, ये उसको प्रॉफिट हो रहा है। कहने का मतलब है उसने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया तो उसको प्राइस ज्यादा मिल रही है, कॉस्ट कम आ रही है, कॉस्ट नीचे प्राइस ऊपर है,
इतना प्रॉफिट मिल रहा है। फिर उस प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर फिर क्या करेगा, फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, सेलिंग कॉस्ट का और एक्सपेंडिचर करेगा। फिर हमने एवरेज कॉस्ट सेलिंग 1 लिख दिया और उसने एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा किया, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा किया तो लोग उसके प्रोडक्ट से आकर्षित होकर प्रोडक्ट की और डिमांड करेंगे और उसका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकेगा। और वस्तु की कीमत अब वो कितनी ले रहा है, अब पहले OP1 थी, अब ये मान लो कीमत हो गई OP2, ठीक है। और ये यहाँ से आपने फिर लाइन नीचे की डाल दी। अब उसका प्रोडक्ट मार्केट में OQ3 बिक रहा है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करता जा रहा है तो उसका उसके प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जा रही है। पहले OQ थी, फिर OQ1 हो गई, फिर OQ1 हो गई, इसको OQ2 कह दो आप, OQ2 हो गई अब उसकी सेल, ठीक है। तो अब उसको OQ2 किस कीमत पे उसका बिक रहा है, OQ2 इसका नाम मान लो आपने दे दिया D और P2, OQ2 D P2 इतनी प्राइस मिल रही है। लेकिन इस OQ2 प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, ये लाइन देखो कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। कॉस्ट तो उसकी आ रही है, ये आ रही है, मान लो इसका नाम दे दिया, इसका नाम आपने दे दिया R, ना R यहाँ लिख दिया, इसका नाम आपने दे दिया T। OQ2 ये आपने कहाँ लिखा, ये OQ2 T, ये T आपने यहाँ लिखा, इसको दिया हुआ T, तो इसका नाम आप दे दो G, ये T इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो OQ2 और ये मान लो इसको G दे दिया और इसको दे दिया H, OQ2HG ये कॉस्ट है, OQ2HG कॉस्ट है, लेकिन प्राइस मिल रही है OQ2DP2, यानी कि उसको इतना फायदा हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हर बार वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करता है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में बिकता है और उसको प्रॉफिट होता जाता है। जब तक उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा इस तरीके से करता रहे। जब उसको लगेगा कि जितना उसने एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा किया और उतनी ही कीमत मिल रही है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, अब एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करने पर कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जितना उसका खर्चा हो रहा है उतनी ही उसको कीमत मिल रही है, ज्यादा तो मिल नहीं रही, तो वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करना बंद कर। तो इस तरह से सेलिंग कॉस्ट एंड फर्म्स इक्विलिब्रियम को हम डिटरमिन करते हैं। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ये डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है और ओके इसी मैम। तरह से ये आपका हेडिंग सेलिंग कॉस्ट का आपका कंप्लीट हो गया। लर्न करना है, ठीक है, साथ साथ लर्न करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लर्न करना है, Okay, डायग्राम ma'am. की प्रैक्टिस करनी है। आज का हमारी क्लास कंप्लीट होगी और मंडे को आपकी वही 11:30 बजे आपकी क्लास होगी। ओके मैम। ओके मैम। Okay, ma'am. ओके।